हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी एग्ज़ाम्स की, और नहीं भी की है तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़नी हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है ताकि आप लोगों की बैक ना लग पाए। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताती हूँ कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का आपका जो पेपर फर्स्ट चल रहा है, आज उसका 2019 का जो प्रश्न पत्र है, आज मैं उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं 2019 के प्रश्न पत्र में कौन कौन से अति लघुत्तरीय प्रश्न आए थे, कौन से क्वेश्चन रिपीट किए हैं, जो दो प्रश्न पत्र मैंने करा दिए हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले वही डेली का रूटीन, वही बातें कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल आइकन प्रेस कर लो, और ताकि आप लोगों को जो भी वीडियोस अपलोड की जाए या जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि बुनियादी शिक्षा का जनक माना जाता है। बुनियादी शिक्षा यानी जिसे हम बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं, और आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर मेरी सारी क्लासेस देखी हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो बुनियादी शिक्षा या जो बेसिक शिक्षा के जो जनक है वो हमारे कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो ये हमारी नई दिल्ली से होता है, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो हमारी नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो जहाँ पर ग्राम यानी गांव की बात की गई है, वहाँ खुद का ग्राम यानी प्रधान होगा वहाँ का, ठीक है, क्योंकि प्रधान के हाथ में ही होता है, गाँव के जो प्रधान होते हैं उन्हीं के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं गाँव से रिलेटेड, चाहे वो स्कूल की हो चाहे किसी भी चीज़ की हो, है ना। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो ग्राम का प्रधान यानी गांव का प्रधान होता है, ठीक है। बाध्यकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके साथ साथ छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं। अगला है भूमंडलीय तापवृद्धि किसे कहते हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। और भूमंडलीय तापवृद्धि अगर करके क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लोबल वार्मिंग पूछे या फिर भूमंडलीय तापवृद्धि पूछता है तो बात एक ही है, ठीक है। किन्हीं चार मानवीय मूल्यों को उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया है और कल के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है, यानी 2020 का जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दी थी तभी मैंने बताया था कि आपके जो किन्हीं चार, वहाँ पर पूछा गया था किन्हीं चार नैतिक मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो नैतिक मूल्य या मानवीय मूल्य आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया है। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है, ठीक है, तो चार अर्थों में किया गया था, कौन कौन सा अभी आगे बताऊंगी। बालिका शिक्षा का आशय बताइए, कल के क्वेश्चन में आपका आया था कस्तूरबा गांधी विद्यालय, बालिका विद्यालय के बारे में। आज यहाँ पर बालिका शिक्षा का आशय बताइए, यानी बालिकाओं के लिए शिक्षा क्यों जरूरी है, इसके बारे में पूछा गया है। फिर अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य बताइए, आपने औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य भी बताइए, ये भी पूछा गया है। शिक्षा और समाज का संबंध बताइए, यानी शिक्षा का समाज से क्या संबंध है और समाज का शिक्षा से क्या संबंध है, इसके बारे में पूछा गया है। तो चलिए एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका था कि बुनियादी शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक हमारे महात्मा गांधी जी को माना जाता है, ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने वर्ष 1946 में अपने आश्रम में बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। कब? अपने आश्रम में, कब? 1946 में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी, यानी जब स्वतंत्र हमारा देश हुआ था, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था, तभी गांधी जी ने एक कल्पना की थी बुनियादी शिक्षा को लेकर के, ठीक है। आज जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है, यानी जो पिछली बुनियादी शिक्षा थी, अब उसे विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी स्तर पर, यानी यूनिवर्सिटी स्टेज पे क्या कहा जाता है? फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। उसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी यानी बेसिक शिक्षा ही होती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन था एनसीटीई यानी जो अध्यापक के लिए जो संबंधित जो शिक्षक कार्य जो थे उससे संबंधित, यानी एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ से होता है? तो दिल्ली से होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए
अगला आपका क्वेश्चन था, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है या कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष गांव का प्रधान यानी ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि बौद्धिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बौद्धिककालीन शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य हैं, चलिए देखते हैं। पहला तो ये है कि बच्चों के अंदर चारित्रिक यानी चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, क्या था बौद्धिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के अंदर यानी कि बालक बालिकाओं के अंदर चरित्र का निर्माण करना। अगला है व्यक्तित्व का विकास करना यानी लोगों को समझना, सहयोग की भावना उनके अंदर उत्पन्न होना। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास करना ये बौद्धिककालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला है सर्वगीण विकास करना यानी बालक के अंदर शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, ठीक है, संवेगात्मक सभी तरीके के विकास करना सर्वगीण विकास करना कहला। सर्वगीण के अंदर सभी आ जाते हैं। ठीक है, यानी सर्व यानी सभी का सभी विकास। ठीक है, तो सर्वगीण विकास करना बच्चों के अंदर। अगला है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना यानी बौद्धिककालीन शिक्षा है तो जाहिर सी बात है कि बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है मोक्ष की प्राप्ति करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका उद्देश्य था। क्या था? मोक्ष की प्राप्ति करना, दुखों को दूर करना। ठीक है, तो बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या थे? चरित्र का निर्माण करना, व्यक्तित्व का विकास करना, सर्वगीण विकास करना। आप अलग अलग भी लिख सकते हो। बच्चों के अंदर शारीरिक विकास करना, बच्चों के अंदर संवेगात्मक विकास करना, बच्चों का मानसिक विकास करना, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों में सामाजिक विकास करना, बच्चों में संवेगात्मक विकास करना, सभी आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप लेंथी लिखना चाहते हो, थोड़ा सा आप पेज भरना चाहते हो तो आप इस तरीके से अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, और मोक्ष की प्राप्ति करना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था बुनियादी शिक्षा का क्या अर्थ है? शायद यही क्वेश्चन था, चलिए एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बुनियादी शिक्षा क्या होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य, बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? हमारे महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है, जिसे हम बेसिक शिक्षा भी कहते हैं, और अब यूनिवर्सिटी स्टेज पर हम इसको फाउंडेशनल स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक और मानसिक रूप से अपना समग्र यानी सही तरीके से पूरी तरीके से विकास कर सके। इसमें व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है यानी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छात्र छात्राओं के मूल्यों के विकास हेतु। क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं एक बार तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन सी कहा गया है कि छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं। तो छात्र छात्राओं के मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन आवश्यक हैं? तो एक तो होता है आपका सक्रिय साधन होता है, और दूसरा होता है निष्क्रिय साधन। तो सक्रिय साधनों के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे कि परिवार आता है। ठीक है, आप चीज़ों को एक्टिव तरीके से सीखते हो। ठीक है, स्कूल आता है। ठीक है, समुदाय आ गया आपका, चर्च यानी आप चर्च में यानी कोई भी धर्म से रिलेटेड जो भी आपका है। ठीक है, मंदिर में सीखते हो, चर्च में सीखते हो, मस्जिद में सीखते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें। राज्य आ गया, सामाजिक कल्याण केंद्र आ गए, आदि गिने जाते हैं। ठीक है, चलिए निष्क्रिय साधनों के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? जैसे कि आपका सिनेमा घर हो गया, टेलीविज़न हो गया, उसमें बहुत सारी न्यूज़ देखते हो और सीरियल्स वगैरह देखते हो, जो भी चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें जो देखते हो। रेडियो आपका हो गया, आप उससे रेडियो से आप सॉन्ग्स भी सुनते हो और समाचार भी सुनते हो। समाचार पत्र जिसे आप न्यूज़पेपर बोलते हो, प्रेस आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी सक्रिय साधन जो आपका परिवार हो गया, स्कूल हो गया, समुदाय हो, जो खुद से सीखते हो। ठीक है, चर्च हो गया, राज्य तथा सामाजिक कल्याण केंद्र हो गया। और निष्क्रिय साधन कौन हो गए? सिनेमा, टेलीविज़न, रेडियो, समाचार पत्र तथा प्रेस आदि को सम्मिलित किया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल भी होगा कि मैम क्या मुझे इस तरीके से ही लिखना होगा, सक्रिय साधन, निष्क्रिय साधन? अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो बेटर है, आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, यानी कि पूरे नंबर, आपको पूरा 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हो, आप डायरेक्ट बता देना चाहते हो सिनेमा है, टेलीविज़न है, रेडियो है, समाचार पत्र है, स्कूल है, समुदाय है, परिवार है, राज्य, हम हर तरीके से सीखते हैं छात्र छात्राएँ। ठीक है, कई तरीक़ों से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन कहा गया है कि
भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं, यानी जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। तो भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं, चलिए बताते हैं। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की भी डिफिनेशन लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ही चीज़ है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जो बहुत ही जहरीली गैस है हमारे लिए, ठीक है। तो इसके बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को भूमंडलीय तापमान में वृद्धि या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है, ठीक है, यानी हमारी जलवायु में भी इन गैसों की वजह से परिवर्तन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, या फिर आपसे पूछा गया कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि क्या होती है, तो आपका आंसर एक ही होगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानवीय नैतिक मूल्य, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, अगला क्वेश्चन कहा गया है कि इन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो 4 मानवीय मूल्य या नैतिक मूल्य क्या होते हैं, 4 मानवीय मूल्य नैतिक मूल्य, ये कल भी आपको क्वेश्चन से रिपीट किया था 2020 के पेपर में भी, ठीक है, यानी 2019 में, ये जो पेपर है 2019 का है, तो 2019 में भी आया और रिपीट किया 2020 में भी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो सच्चाई है, ईमानदारी है, प्रेम है, दयालुता है, मैत्री व्यवहार यानी मित्रता आदि को मानवीय या नैतिक मूल्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है वो है क्या है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या होता है, जल संचयन का मूल सिद्धांत एक क्षेत्र में गिरने वाली वर्षा को एकत्र करना। जल संचयन मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो जल यानी जल को इकट्ठा करना, जल संचयन का मतलब ही होता है जल को इकट्ठा करना। तो जल संचयन का मूल सिद्धांत एक क्षेत्र में गिरने वाली वर्षा को एकत्र करना और उसे दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करना है, यानी एक स्थान पर इकट्ठा करके उसे दूसरे क्षेत्र में क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना है, ठीक है, कैसे, सेव करके, ठीक है, जिसके बाद में उपलब्ध पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, जल संचयन कहते हैं या जल संचयन का मूल सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए या जल संचयन को दूर करने का उपाय बताइए, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाएगा कि जल संचयन बोलिए जल प्रदूषण, ठीक है, जल प्रदूषण को दूर करने का उपाय बताइए, या इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि जल प्रदूषण की रोकथाम या उसको नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो जल संचयन को दूर करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए जो निम्नलिखित उपाय हैं वो ये हैं कि प्रत्येक घर में सेप्टिक टैंक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जल स्रोतों में पशुओं को नहीं धोना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा पानी गंदा हो जाता है, यानी जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। लोगों को नदी में, तालाब में, झील में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे हमारा क्या होता है, हमारे शरीर की गंदगी उस जल में मिल जाती है